नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 29 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम था, जो कि आपका थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट में जीके जिससे 25 प्रश्न पूछे गए थे, उन 25 में से अधिकतम रियल प्रश्न जो कि मिल गए हैं। प्रश्न आपके 100% रियल है। तो आज के इस वीडियो में हम उनसे प्रश्न को डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वहाँ से जाकर उसको आपको लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो लोग सब्सक्राइब किए हुए होंगे नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी करना है। तो शुरू करते हैं हम लोग आज के पहले प्रश्न से। तो आज का हमारा पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया कि तीजन बाई किस प्रदर्शन कला से जुड़ी हुई हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका पांडवानी होगा। ठीक है। इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पांडवानी जो नृत्य है वो आपका किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपका छत्तीसगढ़ का एक पारंपरिक प्रदर्शन कला है, जिसमें वो संगीत सहायक वस्तुओं के साथ महाभारत के किस्से जो कि सुनाती है। इसके अलावा तीजन बाई की बात करते हैं तो भारत सरकार के द्वारा 1987 में इन्हें पद्मश्री का अवार्ड, 2003 में इन्हें पद्म भूषण का अवार्ड और 2019 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा 1995 में संगीत नाटक अकादमी बोर्ड, भारत के राष्ट्रीय संगीत अकादमी नृत्य और नाटक के द्वारा दिए गए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इन्होंने जीता है। इसके अलावा पांडवानी का शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं तो महाभारत में पौराणिक भाइयों पांडवों की कहानियां से संबंधित है। इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि जो भी लोग टेस्ट बुक के ईयरली पास प्रो से जुड़ने का इंतजार कर रहे थे, प्राइस ड्रॉप होने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए बहुत ही बेहद खुशखबरी है कि आपका जो टेस्ट बुक का जो ईयरली पास प्रो का जो प्राइस है आपका ड्रॉप कर दिया गया है। जैसा कि आप लोग को भी पता है कि दिवाली का त्यौहार का सीजन चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन वाली दिवाली नामक सेल से टेस्ट बुक ने ये सेल को लाइव किया है। ये सेल आपका 29 से 31 अक्टूबर के बीच तक ही लाइव होना है। अगर इस दौरान ईयरली का टेस्ट बुक पास प्रो लेते हैं तो आपको 395 रुपये मात्र मिलने वाला है। कूपन कोड APG यूज करते हैं तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा जिन लोगों को टेक्स्ट बुक के बारे में मालूम नहीं है, उनको बता दें कि टेक्स्ट बुक आपको भारतवर्ष में जितने एग्जाम होते हैं उन एग्जामों का मॉक टेस्ट और PYP प्रोवाइड कराता है। लगभग आपको यहाँ पर 800 प्लस एग्जामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ 17,000 प्लस PYP मिलते हैं, जिसमें SSC के एग्ज़ाम, बैंकिंग के एग्ज़ाम, डिफेंस के एग्ज़ाम, रेलवे के एग्ज़ाम या स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम होता है, और सारे एग्ज़ाम आपके इसमें इंक्लूड रहते हैं। ठीक है। तो एक पास खरीदना है और सारे एग्जामों का मॉक टेस्ट देना है और सारे एग्जामों का PYPs भी देखते हुए चलना है। ठीक है। तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में आपका पिन किया हुआ रहेगा, तो आप लोग जाकर उसको एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। ऑफर बहुत कम ही आता है, इतना कम प्राइस में। ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट जो प्रश्न है वो पूछा गया कि बहमनी साम्राज्य के समकालीन 1347 में दिल्ली में किसका शासन था। तो इसका राइट आंसर आपका मोहम्मद बिन तुगलक होगा। 1347 में जब आपका बहमनी साम्राज्य या बहमनी सल्तनत का स्थापना हुआ था, तो उस समय दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश का शासन था, और तुगलक वंश में भी आपका मोहम्मद बिन तुगलक का था। बहमनी सल्तनत की स्थापना 3 अगस्त 1347 को अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा किया गया था। अलाउद्दीन बहमन शाह को हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है, और हसन गंगू मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन कमांडर और राज्यपाल नियुक्त हुआ था। इसके अलावा बहमनी समाज की राजधानी की बात करेंगे तो 1347 से लेकर 1425 तक अहसानाबाद यानी कि गुलबर्गा, जो कि वर्तमान में है, वहाँ थी। इसके अलावा 1528 में बहमनी समाज का विघटन होता चला गया, और विघटन के बाद आपका 5 राज्य का उदय हुआ। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने राज्यों का जो है जो कि उदय आपका हुआ है। तो 5 राज्यों का, वो 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो गोलकोंडा, बीजापुर, बीदर और बरार और अहमदनगर है। ठीक है। तो इनको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो पुडुचेरी की बात करते हैं तो शंकरपर्णी नदी के किनारे बसा हुआ है। शंकरपर्णी नदी को वरा नदी या गिंगी नदी के नाम से भी है जो कि जाना जाता है, और यह नदी तमिलनाडु और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में बहती है। इसके अलावा पुडुचेरी में बहने वाली कुछ नदियों की बात करेंगे तो पेन्नार, कावेरी जिसे कावेरी कराईकल में बहती है, गोदावरी और कोरियंगा यानम में, और माहे नदी भी है। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात
सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर आपका पुडुचेरी होगा। पुडुचेरी की लिंगानुपात की बात करते हैं तो सबसे उच्चतम है केंद्र शासित प्रदेशों में। कितना है? तो 1000 पुरुष पर 1037 महिला हैं। ठीक है, लिंगानुपात को संदर्भित भी इसी वे में करते हैं कि 1000 पुरुष पर आपके उस राज्य में, उस केंद्र शासित प्रदेश में कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, तो पुडुचेरी में 1000 पुरुष पर 1037 महिलाएं हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा भारत में लिंगानुपात की बात करते हैं तो 943 है, यानी कि 1000 पुरुष पर 943 भारत में महिलाएं हैं। इसके अलावा शीर्ष 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को देखें जो कि लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर 37 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका कितना होने वाला है? 37 होगा। ठीक है, तो पहला पे आपका केरल है। राज्यों में बात करते हैं तो केरल है, राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में भी केरल ही टॉप पर है। शायद आपसे ये भी प्रश्न आज बना था कि किस राज्य में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, तो केरल में ही होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लिए अगर पूछा गया होगा तो। इसके अलावा पुडुचेरी है, फिर आपका थर्ड पे तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और आपका छत्तीसगढ़ है। सबसे कम लिंगानुपात वाले 5 केंद्र शासित प्रदेशों को देखें तो दमन दीव है, ये सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश है। दादरा नगर हवेली है, चंडीगढ़ है, दिल्ली का एनसीटी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, तो ये भी है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया कि कुचिपुड़ी नृत्य के लिए 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में तो हमें कोई जानकारी नहीं मिला है, लेकिन संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के बारे में जानकारी हमें मिला है कि 2022 में कुचिपुड़ी नृत्य के लिए युगल राजा और राधा रेड्डी को सम्मानित किया गया था। बाकी आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यही नाम दिया गया था या कोई और नाम था। ठीक है, तो संगीत नाटक अकादमी की बात करते हैं तो भारत की राष्ट्रीय संगीत नृत्य नाटक अकादमी है। ये पुरस्कार कला के क्षेत्र में उत्कृष्टता और योगदान को मान्यता देता है। अगला है 1856 में विधवा पुनः विवाह अधिनियम किसने लाया था? तो इसका राइट आंसर आपका लॉर्ड डलहौजी होगा। शायद आपसे पूछा गया था कि विधवा पुनः विवाह अधिनियम जो कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था किसके प्रयासों से? तो आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। ठीक है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने चुनौती ली और 7 दिसंबर 1856 को कोलकाता में पहली विधवा पुनः विवाह अपने दम पर करवाया था। इसके अलावा विद्यासागर ने बाल विवाह के खिलाफ जोरदार लड़ाई लड़ी, महिलाओं की शिक्षा के अधिकार का बचाव किया। इसके अलावा हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम 1856 का मसौदा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा तैयार किया गया था और लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित किया गया था। इसके अलावा इस विधवा पुनः विवाह अधिनियम 1856 के कार्यान्वयन के समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। इसके अलावा इस कानून से पहले सती प्रथा को भी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में समाप्त कर दिया था। ये भी पूछ सकता है किसके प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ? तो राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों से। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि डॉक्टर मंगलमपल्ली बाल मुरली कृष्णन को पद्म भूषण किस वर्ष दिया गया? तो इसका राइट आंसर आपका 1991 में होगा। इसके अलावा इन्होंने स्विट्जरलैंड में प्रदर्शन कला और अनुसंधान अकादमी की स्थापना की। उन्हें 1978 में मद्रास संगीत अकादमी के संगीत कला निधि से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया राज्य विधानमंडल के निचले सदन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका विधानसभा होगा। राज्य विधानमंडल के निचले सदन को राज्य विधानसभा या राज्य विधानसभा के रूप में जाना जाता है। जिस प्रकार केंद्र में आपका संसद होता है, ठीक है, संसद जो है आपका किससे किससे मिलकर बनता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। संसद मिलकर बनता है पहले तो आपका राष्ट्रपति से, इसके अलावा दूसरा जो है आपका लोकसभा और तीसरा जो है आपका राज्यसभा। ठीक है, इन 3 लोगों से मिलकर आपका संसद का निर्माण होता है। इसके अलावा लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा को यहाँ पर आपका निचला सदन कहा जाता है। कौन सा सदन? निचला सदन कहा जाता है। और राज्यसभा को आपका उच्च सदन कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। उसी प्रकार राज्यों की बात करते हैं तो राज्य में आपका क्या होता है? विधानमंडल होता है। जिस प्रकार केंद्र में आपका संसद होता है उस प्रकार राज्यों में भी आपका होता है विधानमंडल। विधानमंडल की बात करते हैं तो ये किससे मिलकर बनता है? तो ये आपके राज्यपाल से मिलकर बनता है, राज्यों में राज्यपाल से मिलकर बनता है। इसके अलावा एक आपका जो है विधानसभा हो जाएगा, एक आपका है विधान परिषद हो जाएगा। ठीक है, हालांकि विधान परिषद जो है आपका सभी राज्यों में नहीं है, मात्र कुछ 6 ही राज्यों में है। ठीक है, वो 6 राज्य कौन कौन से हैं इसके बारे में आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो विधानसभा को जो है आपका निचला सदन कहा जाता है राज्यों में, और विधान परिषद को आपका उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, यही इतना
ये यहाँ पर फैक्ट्स है जो कि यहाँ पर वर्ड में लिखा गया है। बाकी विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा और कुछ यहाँ पर है नहीं। बाकी जो है आपका राज्यसभा की बात करते हैं तो स्थायी निकाय है जिसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होता है। और उसी प्रकार आपका विधान परिषद जो होगा वो आपका स्थायी निकाय होगा जो कि 1/3 सदस्य 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है। अगला है कि जॉनविल मेला भारत का एकमात्र मेला है जहां अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता है। वह किस राज्य में लगता है? तो इसका राइट आंसर आपका असम होगा। जॉनविल मेला आमतौर पर असम के मोरीगांव जिले के दयांग बेलगुड़ी में माघ बिहू फसल उत्सव के बाद होता है। जॉनविल झील जो मेले को अपना नाम देती है, जॉन चंद्रमा है और बिल एक झील है और मेले के दौरान सामुदायिक मछली पकड़ने का गवाह है। जॉनविल मेला का आयोजन किस समुदाय के द्वारा किया जाता? तो तीवा समुदाय, जिसमें राज्य के मोरीगांव और कार्बी आंगलोंग जिलों के अंदरूनी इलाकों के साथ साथ मेघालय के कुछ सीमावर्ती गांवों के तीवा, कार्बी, खासी और जैंतिया समुदाय के प्रतिभागी शामिल होते हैं। इसके अलावा जॉनविल मेला गोभा साम्राज्य के संरक्षण में आयोजित किया जाता है। अगला है कि विच इज़ इनकरेक्ट रिगार्डिंग स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, तो आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो दिया गया था 9 ड्यूटी सजेस्टेड, ठीक है, तो इन्होंने 9 ड्यूटी फंडामेंटल ड्यूटी सजेस्ट नहीं किया था, इन्होंने ओरिजिनली 8 फंडामेंटल ड्यूटी को सजेस्ट किया था। यही आपका कथन गलत था, ठीक है। बाकी मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो स्वर्ण सिंह समिति से संबंधित है और 11 मौलिक कर्तव्य उस समय जोड़ा गया था इनके सिफारिश पर। हालांकि इन्होंने 8 ही जोड़े जाने का सुझाव दिया था अनुच्छेद 51 में। संविधान संशोधन की बात करते हैं तो 69 में 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। अगला है मांडू का जहाज महल किसके द्वारा बनवाया गया? तो सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। यह सुल्तान का हरम था और यह पानी में तैरते जहाज के रूप में दिखाई देता है। यह मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। गयासुद्दीन की बात करते हैं तो गयासुद्दीन इन्हें कहा जाता है और 15वीं शताब्दी में मालवा सल्तनत का सुल्तान था। उनके शासनकाल के दौरान नीमत नामा ए नसरुद्दीन शाही लिखा और चित्रित किया गया था। अगला है चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद निम्नलिखित में से कौन मौर्य समाज की गद्दी पर बैठा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और मौर्य समाज का दूसरा शासक था। इसने ही 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। 272 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था, ठीक है। इसके अलावा बिंदुसार के बाद अशोक जो है मौर्य समाज का शासक बना। अशोक बिंदुसार का बेटा था। तो पहला चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार, तीसरा आपका अशोक शासन बना, ठीक है। अगला है धर्मराज सोलाई राज किससे संबंधित है? तो धर्मराज सोलाई राज की बात करेंगे तो एक भारतीय पैरा एथलीट थे जिन्होंने एशियाई पैरा खेलों में लंबी कुड़ T64 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अगला है अमृत धरोहर स्कीम इम्प्लीमेंट फॉर हाउ मेनी ईयर्स? तो इसका राइट आंसर आपका 3 ईयर्स होगा। यह योजना आर्द्र भूमि के स्तंभ उपयोग को प्रोत्साहित करने और स्थानीय समुदाय के लिए जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, पर्यावरण पर्यटन के अवसरों और आय सृजन को बढ़ाने के लिए अगले 3 वर्ष 2023 में लागू की जाएगी या किया गया। अगला है डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट इन, तो इसका राइट आंसर होगा डाइजेस्टिव एंजाइम आर प्रेजेंट इन द स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज एंड सलाइवा। अगला है कि वर्ष 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में जो है किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इसका जो राइट किसके द्वारा नहीं कहाँ किया गया था ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? बम्बे होगा। बम्बे में जो कि है किया गया था तो बम्बे ही इसका आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है बम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी जो कि अब बम्बे है, भारत में 7 जुलाई 1854 को टाडदेव में काउ सजी नानाभाई डावर और उनके सहयोगियों के द्वारा स्थापित की जाने वाली पहली कपास मिल थी। कंपनी को सर विलियम फेयरबैम के द्वारा है जो कि डिजाइन किया गया था, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका पैरा ओलंपिक में शायद आपके ऑप्शन में मरियप्पन थंगावेलु का भी नाम दिया गया था, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ दिया गया था, तो उसको हम PDF में बाकी सुधार कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा 2-4 क्वेश्चन और जो है पूछे गए थे जिसका लैंग्वेज तो क्लियर हमें मिल नहीं पाया, बाकी हम आपको बता देते हैं। आप लोग में से जो भी एग्जाम देकर आ रहे होंगे तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। जैसा कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया ड्राइवर वर्ड रिलेटेड टू विच स्टेट, ठीक है, सॉरी स्पोर्ट्स, तो इसका राइट आंसर शायद बच्चों ने गोल्फ बताया है। बाकी आप लोग हमें बताइएगा कि आपका ये पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था, ठीक है। तो एक ये पूछा गया। इसके अलावा जो है आपसे पूछा गया भाई क्या पूछा गया, तो सारी चीज़ तो हमने आपके साथ डिस्कस कर ही दिया है, बाकी कुछ बचा नहीं, ठीक है। तो बाकी जो भी चीज़ छूट गए होंगे आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा।
और टेक्स्ट बुक ईयरली 5% जुड़ना चाहते हैं तो ये आपको अच्छा मौका है, आप लोग अभी जुड़ सकते हैं APJ कूपन कोड के साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में पिन है। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।